अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है पूर्व पाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को पूर्व पाषाण कहा जाता है। अब बात करें पूर्व पाषाण काल के बारे में, तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपखंडों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। संपूर्ण इतिहास को पाषाण के हिसाब से 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा हमारी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात कर रहे हैं भीमबेटका गुफा के बारे में, तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटकी गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला को प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। यह प्रागैतिहासिक काल का मतलब कि इतिहास का पहले का समय, प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास के पहले का समय। हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है इतिहास के पहले समय को बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इसका आंसर है हमारा बी, पूर्व पाषाण काल। इसका आंसर है बी, पूर्व पाषाण काल। तो अब बात कर रहे हैं उपकरणों के बारे में, तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण को 3 काल में विभाजित किया गया। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल में किस तरह के पत्थर उपयोग में किए जा रहे थे। तो पूर्व पाषाण काल में जो कोण उपकरण के पत्थर थे, कोण उपकरण मतलब हस्त, कुठार, खंडक, विदारिणी। इसका कहने का मतलब है कि जो भद्दे औजार, पत्थर के जो भद्दे औजार थे और या लकड़ी के थे। और फिर इसके बाद आता है मध्य पूर्व पाषाण काल। तो इस युग में फलक उपकरण इस युग में फलक उपकरण प्रयोग करते हैं, मतलब कि जो पुराने पत्थर थे उनको थोड़ा सा अच्छा बना लिया गया था। इसके बाद है उच्च पूर्व पाषाण काल। तो उच्च पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें तो उच्च पूर्व पाषाण काल में दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण थे। दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण थे। दक्षिणी एक जो है नुकीला सा औजार होता है एवं खुरचनी उपकरण एक खुरचने वाला होता है। मतलब इस युग के पत्थर जो है खुरचने योग थे, तब नुकीले थे एक प्रकार से माना जाए तो। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नव पाषाण काल माना था, कि संशोधन उत्तर पत्रक में इसका प्रश्न का उत्तर पूर्व पाषाण काल माना गया है, जो कि सत्य है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। चौड़ी और सीधी थी, फिसलन वाली थी, तंजौर मैली थी, तंजौर टेढ़ी थी। तो इसका आंसर है चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वह कैसी थी, वह चौड़ी और सीधी थी।
आपको मालूम हो कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली, यह भारत की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, मतलब कि जो सड़कों था उनका इस तरह कटाव था, जिसको हम चौराहा हिंदी बोलते हैं, जिस सड़कों का इस तरह पूरा कटाव था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे समकोण बोला में कितना इसका एकदम सीधा सीधा ऐसे कटाव था, एक दूसरे को समकोण में जो है काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बात और बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह थी हमारी शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी, न कि ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो इसका ए सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताया है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता वो शहरी सभ्यता थी, मतलब वो एक नगरीय सभ्यता थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल है, देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वह नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके कहने मतलब सबसे पहले सिंधु घाटी नगर किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा की। सर्वप्रथम सिंधु घाटी हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे पाए जाते हैं? विकल्प है रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो इसका आंसर स्टार में दिया। इसके अगले व्याख्या दी है कि बहुत अच्छे, क्योंकि दोनों के दोनों नगर अलग अलग नदियों के बीच में पाए जाते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मैंने कहा था ना कि दोनों नगर जो है अलग अलग नदियों के पास जो है पाए जाते हैं। इसका मतलब है हड़प्पा कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक बार चेक कर लो वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? जब लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि सिंधु नदी के किनारे जो है कौन सा स्थित है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित था? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के जो ध्वंसावशेष है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है मतलब सिंध स्टेट है, वहां का लड़काना जिला में है। वहां के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। आप इससे समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी उत्तीर्ण थी,
कि जहां प्रत्येक घरों में निज कुएं एवं स्नानागार के लगभग साक्ष्य मिले हैं और पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। मैंने एक ब्लॉग देखा था, बहुत ही अच्छा है, आप एक बार सिंधु घाटी के ब्लॉग देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। उस समय की आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी सभ्यता में पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। क्या बात है। मुझे लगता है उस समय भी मोदी का स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, अज्ञात, खरोष्ट, ब्राह्मी। तो इसकी है अज्ञात, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि हमें मिली है वो आज तक पढ़ी नहीं गई, क्योंकि वह प्राकृतिक लिपि कहलाती है। वहां पर फूल और पत्तियों, फूल पत्तियों, औजारों आदि का प्रयोग लिखने में किया गया है, जो कि आज हम उस लेवल उसको नहीं पढ़ सकते। पढ़ने की कोशिश जारी है, देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चित्र हैं। सिंधु लिपि में 64 मूल चित्र हैं। 250 से 400 तक अक्षर है। मैंने बोला तो ना, इसमें 64 मूल चित्र हैं। 250 से 400 तक अक्षर है, जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। जो कि सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, इस तरह की मोहर थी जो कि सेलखड़ी की बनी हुई थी, ठीक है, वहां पर। और इस मोहर के अंदर एक सींग वाले जानवर का चित्र बना हुआ है। और कहां पर था मैं, ठीक है, आयताकार मोहर थी, तांबे की गुटिकाओं आदि मिलते हैं, ठीक है। यहाँ यह लिपि चित्रात्मक थी, मतलब किसी चित्र को देखकर बनाई गई। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ये लगभग सबको पता होगा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। यम से माँ, माँ से माँ, यह आप याद कर लीजिएगा। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, इसके बारे में शायद कुछ दिया है, देखते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में, मैं कभी कभी मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो बोलता हूँ, इससे टेंशन नहीं लेने का। मोहनजोदड़ो इंग्लिश शब्द है, मोहनजोदड़ो हिंदी शब्द है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, ध्यानागार, सशर्तम महल, 2 मंजिला मकान। तो ये जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन हुआ है ध्यानागार। ध्यानागार मतलब कि अन्न रखने का भंडार। ध्यानागार मतलब अन्न रखने का भंडार। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का ध्यानागार 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा है। जो ध्यानागार है वह 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई, मोहनजोदड़ो में क्या मिला? एक विशाल स्नानागार मिला, एक विशाल ध्यानागार मिला। जो स्नानागार मिला उसकी जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई है 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 7.01 मीटर। ये लंबाई जो है शायद कभी नहीं पूछता मेरे हिसाब से। अब ये याद कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो में ध्यानागार और विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार या ग्रेट वेट कहाँ मिला है? मैंने बताया पीछे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की,
बुद्ध की नरसिम्हा की नृत्य करती हुई बालिका, नृत्य करती हुई बालिका या नृत्य करती हुई नृत्यांगना हम कह सकते हैं। तो आप एक बार मोहनजोदड़ो मूवी देख लीजिएगा, जिससे आपको इसको पढ़ने में काफी सरलता मिलेगी और आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आप नर्तिका की बात करते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। जो कांसे से निर्मित आता है, उस समय कांसे की जानकारी थी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता वालों को नहीं थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछा भी है। सॉरी, लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पता कलर में अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आ रहा। आजा, क्वेश्चन कहाँ है? देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर प्रदेश सभ्यता से। कन्फर्म है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा। अब देख रहे हैं, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों इस बात का ज्ञान है। मातृ देवी मतलब है धरती माता, ठीक है। मातृ देवी से आप समझ लीजिएगा कि धरती माता की पूजा की जाती थी। एक मूर्ति थी जिसको धरती माता का रूप नाम दे दिया मातृ देवी का, और उसकी पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, अरे यार, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन में बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? दो नगर थे, कालीबंगा, लोथर, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था, बंदरगाह था, वो कौन सा था इस विकल्प के अनुसार? लोथर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? वो कौन सा था? लोथर। अब देख लेते हैं लोथर कहाँ है। लोथर अहमदाबाद गुजरात जिले में। लोथर कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथर अहमदाबाद में गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 में तथा 1962 में, वर्ष 1955 में तथा 1962 के मध्य यहाँ यसर राव के निर्देशक में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल एक घेरा है, जो कि 214 इंटू 36 मीटर है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया। श्री राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया, मतलब यहाँ पर जहाज आकर रुकते थे। इस प्रकार लोथर एक पत्तन नगर था। लोथर के 2 भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार पर घिरी हुई है। लोथर के हम कह सकते हैं जैसे हमारे मोहनजोदड़ो में भिन्न टीले प्राप्त होते हैं, उस तरह लोथर में भिन्न टीले नहीं प्राप्त होते। वहां एक दीवार के अंदर ही पूरी बस्ती बसी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोथर नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? लोथर नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, फारसी, मिस्र। इसका सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता। आप पांचवें वाले से समझ गए होंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, रोपड़, लोथर, बनवाली, लोथर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है?
सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है डी, मिट्टी के पात्र के लिए। इसका आंसर डी, मिट्टी के पात्र के लिए। इस क्वेश्चन देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा सौंधोकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। कालीबंगा सौंधोकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। यह कहाँ है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। तो ये मुझे दोनों लग रहा है, कृषि और व्यापार, पर जो सबसे मुख्य वही कृषि है। सॉरी, व्यापार है। देख लेते हैं, क्योंकि यह व्यापार किस लिए सिंधु घाटी सभ्यता में? क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यहाँ व्यापार प्रधान थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन की भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? लोहा। सिंपल सा है, मैंने पहले आपको बताया था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से तांबा, कांसा, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ वैदिक काल में हुआ, जो कि वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अब अगला अभी है क्या कोई क्वेश्चन? या वैदिक सभ्यता स्टार्ट है? एक क्वेश्चन है, इसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट है, देख लेते हैं कि सोरतुगी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? सिंपल, पाकिस्तान में। सोरतुगी एवं मुंडी गांव सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। और सोरी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो सोरतुगी एवं मुंडी गांव सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। ये आपकी इस घटना चक्र के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता पूरी हो गई। अब स्टार्ट है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में कल वीडियो इतने ही टाइम पर आ जाएगी, जिसपे हम वैदिक सभ्यता बताएंगे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।